नमस्कार दोस्तों। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पोमंग व पुंकेसर के विभिन्न भाग डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया का अध्ययन किया था। उसी कड़ी में आज हम परागकोश की भित्ति का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक परागकोश जो कि एक परिपक्व परागकोश होता है, उस परिपक्व परागकोश की जो भित्ति होती है वह बहुपर्तीय होती है, यानी कि मल्टी लेयर्ड होती है। और सामान्यतः यह 4 प्रकार की परतों से निर्मित होती है, जिसमें सबसे बाहरी परतें एपिडर्मिस से बनी होती है। उसके अंदर एंडोथीसियम पाई जाती है। एंडोथीसियम के अंदर जो है मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के अंदर यानी कि सबसे भीतरी जो परत होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है टेपिटम। तो किसी भी एक परागकोश, एक एंथर की जो वॉल होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है, और आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है और इनर मोस्ट लेयर टेपिटम होती है, और मध्य में एंडोथीसियम और मिडिल लेयर पाई जाती है। तो ये इनका अरेंजमेंट होता है। दोस्तों, यहाँ एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि एपिडर्मिस के अतिरिक्त, इस एपिडर्मिस के अतिरिक्त अन्य जो तीनों लेयर है उन सभी का जो डेवलपमेंट होता है वह आर्की स्पोरियल होता है, जबकि एपिडर्मिस का जो डेवलपमेंट होता है वह आर्की स्पोरियल नहीं होता है। इन तीनों ही लेयर्स का जो डेवलपमेंट होता है वह प्राइमरी पैराइटल सेल से होता है। इन तीनों का डेवलपमेंट अब हम एक एक करके इन सभी वॉल्स का अध्ययन करते हैं। सबसे बाहरी आउटर मोस्ट जो परागकोश का जो सुरक्षात्मक परत होती है वह एपिडर्मिस होती है। यह एक कोशिकीय थिक होती है, यूनिसेलुलर थिक होती है, और इसका जो ओरिजिन होता है वह आर्की स्पोरियल नहीं होता है, यानी कि उत्पत्ति में ये आर्की स्पोरियल नहीं होती है। परागकोश के डेवलपमेंट के साथ साथ एपिडर्मिस की कोशिकाओं में भी अनेक अपने एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जो कि एपिडर्मिस को परागकोश की आंतरिक ऊतकों की वृद्धि के साथ साथ उसको संगत बनाए रखने में सहायक होते हैं। दोस्तों, आर्चिथोबियम जो कि एक प्रकार का स्मॉलेस्ट लीफलेस एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट होता है, इसकी एपिडर्मिस में रेशेदार स्थूलन पाए जाते हैं, और इस प्रकार की एपिडर्मिस जिसमें रेशेदार स्थूलन पाए जाते हैं उसे एक्सोथीसियम कहा जाता है। तो ये आर्चिथोबियम की विशेषता होती है। दोस्तों, यहाँ एक टीएस दिखाया गया है, टीएस ऑफ यंग एंथर। इसमें सबसे बाहरी लेयर जो कि एपिडर्मिस होती है यूनिलेयर्ड होती है, और इसके भीतर पाई जाती है एंडोडर्मिस। दोस्तों, एंडोडर्मिस भी यूनिलेयर्ड होती है, और इसकी जस्ट भीतर मिडिल लेयर प्रेजेंट होती है, और मिडिल लेयर जो है 3 से 5 परतों की प्राय बनी हुई होती है, और सबसे भीतरी इनर मोस्ट जो लेयर होती है वह टेपिटम होती है, जो कि स्पोर मदर सेल्स को घेरे हुए रहती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को घेरे हुए रहती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस होती है, उसके बाद में एंडोडर्मिस, उसके बाद में मिडिल लेयर्स, और उसके बाद में टेपिटम प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से जो एक यंग एंथर होता है, उस यंग एंथर के अंतर्गत जो है इसकी जो वॉल होती है, इसकी जो दीवार होती है, भित्ति होती है, वह मल्टी लेयर्ड होती है, विभिन्न परतों से मिलकर के बनी हुई होती है, और इन सभी विभिन्न परतों का जो कार्य होता है वह अलग अलग होता है। एपिडर्मिस जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसका एक हम कह सकते हैं कि ये एक सुरक्षात्मक लेयर होती है। एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में स्पर्श रेखीय दिशा में दीर्घित और चपटी होती है।
जिसकी कोशिकाएं अरीय रूप से कॉम्पैक्ट यानी कि इनकी लंबाई कम और चौड़ाई अधिक होती है। जिस पर जैसे जैसे पराग कोश का डेवलपमेंट होता जाता है, साथ ही जो एपिडर्मिस की सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, उनमें भी अपनत विभाजन होता रहता है, यानी कि एंटीक्लाइनल डिवीजन उनमें भी लगातार होता रहता है, जिसके कारण पराग कोश के फैलाव के साथ साथ जैसे जैसे पराग कोश का फैलाव होता चला जाता है, वैसे वैसे एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती है वो भी उसके साथ में ही उनकी जो संख्या होती है वो बढ़ती हुई चली जाती है। लेकिन जो मरोद्भिद पौधे होते हैं, उन मरोद्भिद पौधों में जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं होती है उनके बीच में बहुत अधिक खिंचाव पाया जाता है, और खिंचाव के कारण कई बार ये बीच में से टूट जाती है, कई स्थानों से फट जाती है और अलग अलग टुकड़ों में बट जाती है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें एपिडर्मिस की जो सेल्स होती है उनमें पर्णरंध्र पाए जाते हैं, जैसे कि एरेंजियम। सेकंड लेयर आती है दोस्तों एंडोथीसियम। एंडोथीसियम सामान्यतः यूनिसेलुलर थिक होती है, लेकिन कुछ पादपों में यह मल्टी लेयर के रूप में भी पाई जाती है। एंडोथीसियम अरीय रूप से दीर्घित होती है, रेडियली एलोंगेटेड होती है और लंबी होती है, और परागकोश के बाहरी भाग में ये स्पष्ट रूप से जो है दिखाई पड़ती है। एंडोथीसियम की कोशिकाओं की जो आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्ति होती है, उस भित्ति से रेशेदार पट्टियाँ भी निकलती है, फाइब्रस बैंड्स निकलती हैं, जो इन कोशिकाओं को बाहरी स्पर्श रेखीय भित्ति की ओर वृद्धि करती है। रेशेदार पट्टियों की उपस्थिति के कारण ही ये जो कोशिकाएं होती है अन्य कोशिकाओं से विशिष्ट होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि रेशेदार स्थूलन या रेशेदार यानी कि फाइब्रस बैंड्स की उपस्थिति इस परत की जो कोशिकाएं होती है उनका एक विशिष्ट लक्षण होता है। इस कारण इस परत को जो है फाइब्रस लेयर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो फाइब्रस लेयर होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये जो फाइब्रस बैंड होते हैं, फाइब्रस रेशेदार स्थूलन होते हैं, इनमें एल्फा सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण कि ये हाइग्रोस्कोपिक होती है, यानी कि इनमें आर्द्रता ग्राही का गुण पाया जाता है। कुछ स्थानों पर एंडोथीसियम के अंतर्गत जो है कैलोज बैंड और फाइब्रस जो बैंड होते हैं, यानी कि फाइब्रस जो स्थूलन होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, और इन स्थानों को स्टोमियम कहा जाता है। दोस्तों, स्टोमियम ही वह स्थान होता है जहाँ से जो पोलन सेक होता है, माइक्रो स्पोरेंजिया होता है, उसका स्फुटन होता है, उसका डाइसेंस होता है। आर्द्रता ग्राही गुण जो कि फाइब्रस बैंड के कारण होता है, अल्फा सेलुलोज के कारण होता है, इन्हीं आर्द्रता ग्राही गुण और बाह्य व आंतरिक भित्तियों में अनेक विभेदक प्रसार होने के कारण जो एंडोथीसियम की जो परत होती है उसकी जो कोशिकाएं होती है वो परिपक्व अवस्था में पराग कोश की भित्तियों के टूटने में सहायक होती है, और पराग कोश सामान्यतः अनुदैर्घ्य प्रकार से लॉन्गिट्यूडनली जो है स्फुटित होता है। उनकी प्रत्येक लॉब में जो दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया होती है उनका जो संधि स्थल होता है उसके चारों ओर उपस्थित एंडोथीसियम की कोशिकाओं में रेशेदार स्थूलन एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। अनेक क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स और हाइड्रोकैरिटेसी फैमिली के कई सदस्यों में जो है पराग कोश के अंतर्गत एंडोथीसियम का पूर्ण अभाव होता है, यानी कि हम कह सकते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर और हाइड्रोकैरिटेसी कुल के जो प्लांट होते हैं उनके कई सदस्यों में जो है एंडोथीसियम का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। लेकिन जैसे कॉक्सीनिया की यदि हम बात करें तो उसके अंतर्गत जो एंडोथीसियम होती है वह यूनिलेयर्ड नहीं होकर के एक वाई लेयर्ड होती है, द्विस्तरीय होती है, दो परतों की बनी हुई होती है, और
इन कोशिकाओं की जो आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्ति होती है, उस भित्ति पर जो है आंतरिक स्पर्श रेखीय भित्ति पर रेशेदार फाइब्रस बैंड उपस्थित होते हैं और ये इनका विशिष्ट लक्षण होता है। और ये जो बैंड्स उपस्थित होते हैं ये अंग्रेजी के अक्षर यू की आकृति के यानी कि गोलाकार होते हैं, लेकिन मेलोथिया में ये जो है पट्टियाँ, ये जो बैंड्स होते हैं ये स्पाइरल होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनमें ओवरलैपिंग पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार से मेमोर्डिका में इनका जो स्थूलन होता है वह अनुप्रस्थ पट्टिकाओं के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से इनका स्थूलन भी अलग अलग प्रकार से पाया जाता है अलग अलग प्लांट्स के अंतर्गत। इसके अलावा एनोना, म्यूजा और आइपोमिया ये कुछ ऐसे पौधे हैं कि इनमें भी एंडोथीसियम की जो कोशिका होती है उनमें जो फाइब्रस बैंड्स होते हैं, रेशेदार पट्टिका होती है, उसका स्थूलन जो है एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। परंतु परागकोश की जो एपिडर्मिस होती है उन एपिडर्मिस की कोशिकाओं पर क्यूटिन या जो लिग्निन होता है उसका जमाव इनमें देखा जा सकता है। तो ये इसकी खास विशेषता होती है। तीसरे नंबर का भित्ति आता है, तीसरे नंबर की जो लेयर होती है वो आती है दोस्तों मिडिल लेयर। मिडिल लेयर एंडोथीसियम के अंतः स्तर के नीचे स्थित होती है और ये सामान्यतः जो है पेरेन्काइमेटस सेल से मृदुतकीय कोशिकाओं से निर्मित होती है, इसे मिडिल लेयर कहते हैं। और मिडिल लेयर सामान्यतः 3 से 5 स्तरीय होती है। अधिकांश पादपों में इस परत की जो कोशिकाएं होती है वो पोलन मदर सेल्स में जब मियोसिस होता है उस मियोसिस के प्रारंभ होने के समय ही जो है चपटी हो जाती है। चपटी होने के बाद में और क्रश होकर के जो ये नष्ट हो जाती है। इनके द्वारा भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है। ये स्तर एपिमेरल होता है यानी कि एलपीजीपी होता है, जो कि खाद्य पदार्थों को जो है टेपिटम के द्वारा अवशोषित कर लिए जाने के कारण जो है नष्ट हो जाती है। एक मैच्योर यदि हम एंथरसैक की बात करें तो उसमें सामान्यतः जो है मिडिल लेयर एब्सेंट होती है, क्योंकि इनके अंदर जो भोजन होता है वह टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक जो परिपक्व परागकोश होता है उसमें मिडिल लेयर एब्सेंट होता है। हॉलोप्टिलिया प्लांट्स की बात करें तो उसमें 3 से 4 कोशिकीय मोटा मध्य स्तर जो है प्रेजेंट होता है। नाजाडेसी और लैमनेसी कुल में मिडिल लेयर का अभाव होता है, एब्सेंट होता है। और वोल्फिया प्लांट में भी जो है मिडिल लेयर एब्सेंट होती है। कुछ प्लांट्स जैसे कि रेननकुलेसी है, लिलियम में है, इसके अंतर्गत जो मिडिल लेयर होती है वो मल्टी लेयर्ड नहीं होकर के 3 से 5 स्तरीय नहीं होकर के और यूनी सेलुलर लेयर के रूप में पाई जाती है। और ये चिरकालिक होती है यानी कि ये लंबे समय तक बनी हुई रहती है, ये नष्ट नहीं होती है। कुछ पादप जैसे साइडा में जो मिडिल लेयर होती है वो स्टार्च और अन्य खाद्य पदार्थों का संचय करती है। और ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं ये पोलन मदर सेल्स के द्वारा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के द्वारा पोषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इनर मोस्ट लेयर टेपिटम। यह परागकोश की भित्ति की सबसे भीतरी परत होती है जो कि पोलन चैम्बरों को घेरे हुए रहती है और इसका पूर्ण विकास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन की क्रिया की ट्रेटेड अवस्था तक पूर्ण हो जाता है, जो कि संरचनात्मक और क्रियात्मक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण परत मानी जा सकती है। क्योंकि जो परिवर्तनशील डेवलपिंग जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, परिवर्तनशील जो लघु बीजाणु होते हैं, उन पराग कणों के लिए ये पोषक पदार्थ उपलब्ध कराने का कार्य जो है यह हम कह सकते हैं कि टेपिटम में से होकर ही लघु बीजाणुधानी तक पहुंच पाता है। इस परत की जो कोशिकाएं होती है वो इलोंगेटेड होती है, सुदीर्घित होती है
इन कोशिकाओं का जीवद्रव्य गाढ़ा होता है और केंद्रक बड़े केंद्रक वाली होती है, यानी कि इनके अंतर्गत जो केंद्रक होता है वह बड़ा होता है, सुस्पष्ट केंद्रक होता है, जीवद्रव्य जो है गाढ़ा होता है। प्रारंभ में इनकी जो कोशिकाएं होती है वो एक केंद्र की होती है, लेकिन बाद में ये मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है, बहु केंद्र की अवस्था इनमें पाई जाती है। सामान्यतः आवर्तबीजी पादपों में टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है वो एक पंक्ति में पाई जाती है, लेकिन कुछ पादपों में जैसे कि निकोलिया और कोस्टम, इन पादपों में टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है वो 2 या 2 से अधिक परतों के रूप में पाई जाती है, यानी कि बहुस्तरीय टेपिटम निकोलिया और कोस्टम में उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। टेपिटम जो लेयर है उसका परिवर्धन, उसका जो डेवलपमेंट होता है वह प्राइमरी पैराइटल कोशिकाओं से होता है और सामान्यतः यह एक समांगी परत यानी कि होमोजीनस लेयर के रूप में उपस्थित होती है। लेकिन कुछ पादपों में जैसे कि इलेक्ट्रा थॉम्सोनाई की यदि हम बात करें तो उसके पराग कोश में कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं की ओर स्थित अर्थात पराग कोश के संयोजी ऊतक की ओर स्थित टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है वह अन्य कोशिकाओं की तुलना में अधिक बड़ी होती है और इनका जो डेवलपमेंट होता है वह भी संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू से होता है। अतः इस प्रकार की कोशिकाओं को सीप टेपिटम कहा जाता है, यानी कि केंद्र की ओर स्थित जो संयोजी ऊतक है उस संयोजी ऊतक की तरफ स्थित टेपिटम को सीप टेपिटम कहा जाता है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट भी कनेक्टिव टिश्यू से होता है और इसकी कोशिकाएं जो हैं सामान्य टेपिटम की कोशिकाओं से बड़ी होती है। इसके विपरीत प्राइमरी पैराइटल सेल से निर्मित जो टेपिटम होती है उसकी कोशिकाओं का जो आकार होता है वह छोटा होता है और उसे पी टेपिटम कहा जाता है, जो कि परती की ओर स्थित होती है। बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के साथ साथ स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन के साथ साथ टेपिटम की कोशिकाओं के केंद्रक का विभाजन भी होता रहता है। अतः टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है प्राय एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, यानी कि प्रारंभ में ये यूनिन्यूक्लिएट होती है और बाद में ये मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन इनमें देखने को मिलती है। लेकिन कुछ पादप जैसे आर्किडेसी है, कुकुरबिटेसी कुल के कुछ सदस्य है जैसे कि मेलाथिया में जो टेपिटम की कोशिकाएं होती है वो सदैव जो है एक केंद्र की बनी हुई रहती है। दोस्तों टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है उसमें जीव द्रव्य में खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त कुछ पिगमेंट भी उनमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सेब की टेपिटम की कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक और एनीमोन में बैंगनी रंग के वर्णक जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने एक पराग कोश के एक एंथर सेगम की जो वॉल होती है, भित्ति होती है, उसमें कौन कौन सी परत होती है, किस किस परत से मिलकर के इनका निर्माण होता है, उसके बारे में अध्ययन करा। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम करेंगे अध्ययन टाइप ऑफ टेपिटम का। थैंक यू दोस्तों।